हम अक्सर ना सिलिकॉन वैली के उन सुपर हीरो फाउंडर्स की कहानियों से बहुत घिरे रहते हैं। मतलब वो जो किसी गैराज में बैठकर रातों रात पूरी दुनिया बदलने का दावा करते हैं, है ना? हाँ बिल्कुल, वो अकेला जीनियस वाला जो मिथक है वो बहुत ही आकर्षक लगता है सबको। सही कहा। वो अकेला जीनियस जो अपने करिश्मे से किसी भी कंपनी को एकदम फर्श से अर्श तक ले जाता है। लेकिन आज हमारे पास जेफरी के लाइकर की जो प्रसिद्ध किताब है द टोयोटा वे, उसके नोट्स और सारांश का जो पूरा स्टैक है ना, हाँ, वो स्टैक सफलता की एक बिल्कुल ही अलग कहानी बयान कर रहा है। बिल्कुल अलग कहानी। और इस स्रोत सामग्री में आज हमारी इस गहरी चर्चा का मुख्य मिशन यही समझना है कि कैसे कपड़े बुनने की मशीनें बनाने वाली एक छोटी सी जापानी कंपनी दुनिया की सबसे बड़ी ऑटोमोबाइल कंपनियों में से एक बन गई। और सबसे दिलचस्प बात तो ये है कि दुनिया पर राज करने का उनका ये जो रहस्य है वो किसी सुपर हीरो के करिश्मे में नहीं छिपा है। तो फिर किस चीज में छिपा है? वो उन व्यवस्थाओं और प्रक्रियाओं में छिपा है जो शायद पहली नजर में किसी को बेहद उबाऊ लग सकती हैं। उबाऊ मतलब मैं इसे एक तारीफ के रूप में ही कह रहा हूँ, क्योंकि यही वो असली जादू है जो असल में टिकता है। बिल्कुल, मतलब ये काफी अजीब कॉन्ट्रडिक्शन है ना? हम व्यक्तिगत प्रतिभाओं और करिश्माई लीडर्स को बहुत पूछते हैं, हाँ, हर जगह बस उन्हीं की चर्चा होती है। लेकिन जब हम उन कंपनियों का विश्लेषण करते हैं जो दशकों तक लगातार मार्केट लीडर बनी रहती हैं, तो वहाँ व्यक्ति नहीं बल्कि उनके जो सिस्टम्स होते हैं वो असली हीरो होते हैं। तो ये द टोयोटा वे सिर्फ कारें बनाने की कोई नियमावली नहीं है। अरे नहीं, बिल्कुल नहीं। ये काम करने, सोचने और इंसानियत को देखने का एक पूरा का पूरा दर्शन है, एक फिलॉसफी है। अच्छा। हमारे पास मौजूद नोट्स के अनुसार ये दर्शन वैसे तो 14 सिद्धांतों पर काम करता है, लेकिन इसका पूरा ढांचा मुख्य रूप से 3 स्तंभों पर टिका है। और वो 3 स्तंभ क्या हैं? लंबी अवधि की सोच, हर दिन सुधार करने की जिद और इंसानी क्षमता पर गहरा भरोसा। तो चलिए इस ढांचे की नींव से ही शुरुआत करते हैं, क्योंकि कोई भी इमारत ना अपनी नींव से ज्यादा मजबूत तो हो नहीं सकती। सही बात है, एकदम सही। हमारे नोट्स ये बहुत स्पष्ट करते हैं कि टोयोटा की पूरी व्यवस्था का जो आधार है वो उनकी दीर्घकालिक सोच है, यानी लॉन्ग टर्म थिंकिंग। बिल्कुल। मतलब वो ऐसे फैसले लेते हैं जो आने वाले 50 सालों के लिए मूल्य या कह लें वैल्यू पैदा करें। लेकिन यहीं पर मेरे दिमाग में ना एक बहुत बड़ा सवाल उठता है। वो क्या? आज की जो कॉर्पोरेट दुनिया है वो शेयर बाजार के भारी दबाव से चलती है। हर कंपनी की सफलता इस बात से मापी जाती है कि उसने पिछले 90 दिनों में यानी सिर्फ एक तिमाही में कितना मुनाफा कमाया। हाँ, क्वार्टरली प्रॉफिट्स का दबाव तो हर जगह है। तो जब हर कोई 90 दिन की रिपोर्ट पे सांस ले रहा हो, तो 50 साल आगे की सोचने वाली कोई कंपनी सरवाइव कैसे कर सकती है? मतलब ये तो ऐसा हुआ कि आप आज अपनी पूरी ऊर्जा एक ऐसा पेड़ लगाने में लगा रहे हैं जिसकी छांव शायद इस पीढ़ी को कभी नसीब ही ना हो। ये आज के पूंजीवाद की सबसे बड़ी दुविधा है। और सच कहूं तो यही वो बिंदु है जहां टोयोटा का रास्ता बाकी दुनिया से बिल्कुल अलग हो जाता है। वो कैसे? देखिए, जब कोई कंपनी सिर्फ अगली तिमाही के मुनाफे के दबाव में काम करती है ना, तो वो एक सर्वाइवल मोड में होती है। मतलब वो सिर्फ आज बचने की सोच रहे हैं। बिल्कुल, वो ऐसे फैसले लेती हैं जो बैलेंस शीट पर तुरंत अच्छे दिखें, जैसे कि रिसर्च और डेवलपमेंट का बजट काट देना या फिर क्वालिटी से थोड़ा समझौता कर लेना ताकि लागत कम हो सके। हाँ, ये तो बहुत आम बात है आजकल। अल्पकाल में यानी शॉर्ट टर्म में ये मुनाफा दे सकता है, लेकिन लॉन्ग टर्म में ये उस कंपनी की जड़ों को पूरी तरह से खोखला कर देता है। और टोयोटा बेसिकली इस खेल को खेलने से ही इनकार कर देती है। मतलब वे वॉल स्ट्रीट की उस अंधी दौड़ का हिस्सा ही नहीं बनते। वे उसे अपने तरीके से खेलते हैं। उनके लिए ग्राहकों का भरोसा और समाज में उनकी विश्वसनीयता किसी भी तिमाही मुनाफे से कई गुना ज्यादा कीमती है। क्या बात है! अगर उन्हें लगता है कि आज किसी नई तकनीक में या प्रक्रिया में निवेश करने से 10 साल बाद ग्राहकों को एक बेहतर उत्पाद मिलेगा, तो वे आज का नुकसान सहने को खुशी खुशी तैयार रहते हैं। तो ये केवल एक आर्थिक निर्णय नहीं हुआ, ये तो एक दार्शनिक निर्णय हो गया। बिल्कुल। जब आपकी नज़र इतने लंबे सफर पर होती है ना, तो आप बाजार के छोटे मोटे उतार चढ़ाव से घबराकर अपनी दिशा बार बार नहीं बदलते। ये समझ में आता है। एक बहुत दूर का लक्ष्य होना आपको भटकने से बचाता है, लेकिन केवल एक महान विजन होना ही काफी तो नहीं है ना? हाँ, अमल करना भी तो जरूरी है। भाई, तो उस 50 साल के लक्ष्य तक पहुंचने के लिए कल सुबह फैक्ट्री में क्या करना है ये तय करना भी उतना ही महत्वपूर्ण है। और यहीं से इस सिस्टम का असली इंजन चालू होता है, जिसे जापानी में काइजन कहा गया है। काइजन यानी निरंतर सुधार, कंटिन्यूअस इम्प्रूवमेंट। हाँ, अब सुधार शब्द सुनते ही अक्सर लोगों के दिमाग में ना एक और मिथक आता है
कि शायद इसका मतलब है काम के घंटे बढ़ा देना या लोगों से और ज्यादा मेहनत करवाना। हाँ, लोगों को लगता है कि उन पर दबाव डाला जा रहा है। मैं काइजन को एक अलग नजरिए से देखता हूँ। अच्छा, वो नजरिया क्या है? मुझे लगता है कि ये मानव शरीर के इम्यून सिस्टम यानी प्रतिरक्षा प्रणाली की तरह काम करता है। वो कैसे? थोड़ा समझाइए। देखिए, जब हमारे शरीर में कोई वायरस आता है तो हमारा शरीर न सिर्फ उससे लड़ता है बल्कि उस अनुभव से सीखकर कुछ एंटीबॉडीज बना लेता है ताकि वो वायरस भविष्य में दोबारा कभी हमला न कर सके। हाँ, ये तो विज्ञान का नियम है। और कॉर्पोरेट दुनिया में क्या होता है, ज्यादातर कंपनियां समस्याओं को छुपाने के लिए बस कोई पेन किलर खा लेती हैं, यानी कोई फौरी जुगाड़ कर लेती हैं। लेकिन काइजन एक ऐसा इम्यून सिस्टम है जो ये सुनिश्चित करता है कि आज जो गलती हुई है वो कल दोबारा बिल्कुल ना हो। अरे वाह, ये एक बहुत ही शानदार तुलना है। पेन किलर वाली बात एकदम सटीक बैठती है ना? काइजन का असली मकसद लोगों को मशीनों की तरह तेज दौड़ाना या उन पर मानसिक दबाव डालना बिल्कुल नहीं है। इसका असली लक्ष्य है मूडा को खत्म मूढ़ा। करना। मूडा ये क्या होता है? मूडा जापानी शब्द है जिसका अर्थ है बर्बादी या वेस्ट। टोयोटा के नजरिए से कोई भी ऐसी गतिविधि जो सीधे तौर पर ग्राहक के लिए कोई वैल्यू नहीं जोड़ रही है वो बस बर्बादी है। अच्छा, हमारे स्रोतों में इस बर्बादी के कई प्रकार बताए गए हैं, जैसे कि जरूरत से ज्यादा उत्पादन कर लेना या पार्ट्स का इंतजार करना। और यहाँ तक कि फैक्ट्री फ्लोर पर कर्मचारियों का अनावश्यक रूप से चलना फिरना भी। चलने फिरने से कैसे बर्बादी होती है? जरा इस पर गहराई से विचार कीजिए। मान लीजिए एक कर्मचारी को एक बोल्ट कसने के लिए हर बार अपनी जगह से उठकर 10 कदम दूर रखे टूल बॉक्स तक जाना पड़ता है। हाँ, ये तो सामान्य सी बात लगती है। एक सामान्य फैक्ट्री इसे कर्मचारी के काम का हिस्सा मानेगी, लेकिन काइजन के नजरिए से वो जो 10 कदम है ना, वो मुड़ा है, बर्बादी है। ओहो। वे कर्मचारी की ऊर्जा और समय चूस रहे हैं, जिससे उसे मानसिक और शारीरिक थकान होती है। अगर हम उस टूल को कर्मचारी की पहुंच के ठीक भीतर रख दें तो उसका काम कितना आसान हो जाएगा। तो इसका मतलब ये है कि ये लोगों पर दबाव बढ़ाने के बारे में नहीं है, बल्कि काम के तरीके से उस घर्षण या फ्रिक्शन को हटाने के बारे में है जो लोगों को फालतू में थका देता है। बिल्कुल सही पकड़े हैं। और जब हम सबसे बड़ी बर्बादी की बात करते हैं तो वो है ओवर प्रोडक्शन, यानी जरूरत से ज्यादा सामान बना लेना। ये सभी प्रकार की बर्बादियों की जननी है। एक सेकंड, ऐसा क्यों? ज्यादा उत्पाद बनाना तो अच्छी बात होनी चाहिए ना? आपके पास हमेशा स्टॉक रहेगा बेचने के लिए। पारंपरिक सोच मात खा जाती है। जब आप जरूरत से ज्यादा बनाते हैं तो पहली बात, आपका बहुत सारा पैसा उस स्टॉक में फंस जाता है। हाँ, वो पैसा कहीं और इस्तेमाल हो सकता था। दूसरी बात, आपको उसे रखने के लिए बड़े बड़े गोदाम चाहिए, उन्हें संभालने के लिए लोग चाहिए। और सबसे खतरनाक बात क्या? ओवर प्रोडक्शन आपकी गलतियों को पूरी तरह छुपा देता है। वो कैसे वाला? अगर एक मशीन खराब पुर्जे बना रही है लेकिन आपके पास पहले से ही हजारों अच्छे पुर्जे स्टॉक में पड़े हैं, तो आपको उस मशीन की खराबी का तुरंत पता ही नहीं चलेगा। आप तो स्टॉक से काम चलाते रहेंगे। ओह, ये तो बहुत ही गहरी बात है। ये तो बिल्कुल वैसा है कि अगर नदी में पानी का स्तर बहुत ज्यादा है तो आपको नदी के तल की नुकीली चट्टानें दिखेंगी ही नहीं। बिल्कुल। जब पानी कम होगा तभी वो खतरे सामने आएंगे। एकदम सटीक एनालॉजी है ये। इसलिए वे उतना ही बनाते हैं जितनी मांग होती है। लेकिन यहाँ एक पेंच है। क्या पेंच है? अगर काइजन के तहत हर कोई अपने अपने तरीके से काम में सुधार करने लगे तो फैक्ट्री में तो पूरी तरह से अराजकता फैल जाएगी। कोई कुछ कर रहा होगा, कोई कुछ। हाँ, ये भी है। एक ही काम को 100 लोग 100 अलग अलग तरीकों से करेंगे। इससे तो प्रोडक्ट की क्वालिटी पूरी तरह बिगड़ जाएगी। इसीलिए सुधार की इस पूरी प्रक्रिया को बांधने के लिए एक बहुत ही ठोस आधार की जरूरत होती है। और ये आधार है स्टैंडर्डाइजेशन, यानी मानकीकरण। हर प्रक्रिया का एक तय मानक होता है। लेकिन रुकिए, स्टैंडर्डाइजेशन शब्द सुनते ही ऐसा लगता है जैसे आप इंसानों को रोबोट बना रहे हैं। रोबोट? हाँ, मतलब आप उनसे कह रहे हैं कि बस इस तय लकीर पर चलते रहो, अपना खुद का दिमाग मत लगाओ। ये तो काइजन की उस रचनात्मकता के बिल्कुल खिलाफ लगता है जिसकी हमने अभी थोड़ी देर पहले चर्चा की थी। ये एक बहुत ही आम गलतफहमी है। टोयोटा के सिस्टम में स्टैंडर्डाइजेशन किसी प्रक्रिया का अंत नहीं है, बल्कि वो नए सुधार की शुरुआत है। मैं समझा नहीं। देखिए, अगर आपके पास काम करने का कोई तय और सबसे बेहतरीन मानक ही नहीं है, तो आप कैसे नापेंगे कि आज आपने जो नया तरीका खोजा है वो कल वाले तरीके से सच में बेहतर है या नहीं? ये तो सोचने वाली बात है। मानक एक फर्श की तरह है। आप उस फर्श पर खड़े होकर छत की तरफ छलांग लगाते हैं। जब एक नया बेहतर तरीका खोज लिया जाता है
तो वो नया तरीका ही नया स्टैंडर्ड बन जाता है। अच्छा, तो ये इंसान को रोबोट बनाने के लिए नहीं है, बल्कि उस प्रगति को लॉक करने के लिए है, ताकि आप वापस पुराने और खराब तरीके पर ना फिसल जाएं। जी हाँ, बिल्कुल यही बात है। ये बहुत लॉजिकल है। और जब हम मानकों और क्वालिटी की बात कर ही रहे हैं, तो हमारे नोट्स में एक ऐसा तंत्र है जो मुझे इस पूरी फिलॉसफी का सबसे रोमांचक हिस्सा लगता है। मैं बात कर रहा हूँ एंड ऑन कॉर्ड की। ओहो, एंड ऑन कॉर्ड, ये वास्तव में उनके पूरे दर्शन का दिल है। क्वालिटी फर्स्ट या गुणवत्ता सबसे पहले, ये सिर्फ एक नारा नहीं है जो उनकी दीवारों पर लिखा हो। इसे एंड ऑन कॉर्ड के जरिए सच में जमीन पर उतारा गया है। जो लोग इसके बारे में नहीं जानते उनके लिए बता दूं कि एंड ऑन कॉर्ड एक वास्तविक रस्सी या बटन होता है जो प्रोडक्शन लाइन पर हर एक कर्मचारी की पहुंच में होता है। बिल्कुल। अगर किसी भी कर्मचारी को उत्पादन प्रक्रिया में कोई भी खराबी या डिफेक्ट दिखाई देता है तो उसे उस कॉर्ड को खींचने और पूरी की पूरी प्रोडक्शन लाइन को रोकने का अधिकार होता है। हाँ, पूरा अधिकार। लेकिन जब मैं इस बारे में सोचता हूं ना, तो ये मुझे एक बहुत ही भयानक स्थिति लगती है। भयानक? भयानक क्यों? जरा एक आम फैक्ट्री वर्कर की मानसिकता की कल्पना कीजिए। ठीक है। वो एक ऐसी असेंबली लाइन पर खड़ा है जो हर मिनट में लाखों करोड़ों का सामान बना रही है। हाँ, बहुत दबाव वाला माहौल होता है। अब अगर वो अपनी किसी छोटी सी शंका के कारण पूरी लाइन को रोक देता है तो पूरी फैक्ट्री में सन्नाटा छा जाएगा, सायरन बजने लगेंगे, अलार्म लाइट्स चमकने लगेंगी। एक आम इंसान के लिए तो ये दिल का दौरा पड़ने जैसी स्थिति होगी। ये बात तो है। उसे लगेगा कि अब मैनेजर भागता हुआ आएगा और उसे नौकरी से ही निकाल देगा कि तुमने हमारा करोड़ों का नुकसान करा दिया। ये मनोविज्ञान बहुत गहरा है। दुनिया भर के ज्यादातर कारखानों में सच में यही होता है। अगर कोई कर्मचारी गलती देखता है तो वो डर के मारे चुप रहता है। वो सोचता है कि ये मेरी समस्या नहीं है, ये क्वालिटी कंट्रोल वालों का काम है, वो खुद देखेंगे। हाँ, और वो उस खराब पुर्जे को आगे खिसका देता है। लेकिन टोयोटा ने इस मनोविज्ञान को पूरी तरह से पलट कर रख दिया है। कैसे? जब कोई कर्मचारी एंड ऑन कॉर्ड खींचता है तो मैनेजर भागकर उसे डांटने नहीं आता, बल्कि वो आकर उसे धन्यवाद देता है। क्या बात कर रही हैं? धन्यवाद देता है करोड़ों की लाइन रोकने के लिए? हाँ, क्योंकि उन्होंने कर्मचारी को ये समझाया है कि लाइन को रोकना कोई अपराध नहीं है, डिफेक्ट को देखकर भी चुप रह जाना सबसे बड़ा अपराध है। ओ, ये तो नजरिया ही अलग है। सोचिए, अगर वो खराब पुर्जा उस कार में लगकर किसी ग्राहक के पास पहुंच गया तो कार बीच सड़क पर खराब हो सकती है। उससे जो ब्रांड की बदनामी होगी, जो ग्राहकों का भरोसा टूटेगा और कार को वापस मंगाने में जो करोड़ों का खर्च आएगा। हाँ, रिकॉल करना तो बहुत महंगा पड़ता है। तो उसके सामने उस प्रोडक्शन लाइन को 10 मिनट के लिए रोकना एक बहुत ही मामूली कीमत है। वाह, ये एक बहुत बड़ा प्रतिमान बदलाव है जिसे हम पैराडाइम शिफ्ट कहते हैं। आप समस्या को बिल्कुल अंत में पकड़ने की कोशिश नहीं कर रहे हैं, बल्कि आप उसे उसी क्षण खत्म कर रहे हैं जहां वो पैदा हो रही है। बिल्कुल। और सबसे बड़ी बात, आप इसके लिए अपने सबसे निचले स्तर के कर्मचारी पर पूरा भरोसा कर रहे हैं। ये इंसानी क्षमता और रेस्पेक्ट फॉर पीपल का एक चरम स्तर है। एकदम सही कहा आपने। देखिए, मशीनें बिना थके काम तो कर सकती हैं, लेकिन वे सोच नहीं सकती। वे ये नहीं बता सकती हैं कि काम के इस तरीके को बेहतर कैसे किया जाए। हाँ, मशीन को क्या पता कि क्या गलत है? केवल एक इंसान ही ये कर सकता है। टोयोटा अपने कर्मचारियों को सिर्फ हाथ नहीं मानती जो आकर बस 8 घंटे काम करें और चले जाएं। वे उनके दिमाग और उनके समस्या सुलझाने के कौशल को भी काम पर रखते हैं। लेकिन एक बात बताइए, जब आप जमीनी स्तर के लोगों पर इतना ज्यादा भरोसा करते हैं तो शीर्ष प्रबंधन यानी टॉप मैनेजमेंट की क्या भूमिका रह जाती है? ये बहुत अच्छा सवाल है। अगर फैसले जमीन पर बैठे लोग ले रहे हैं तो बड़े बड़े वातानुकूलित कमरों में बैठे अधिकारी क्या कर रहे हैं? और ये सवाल हमें हमारे स्रोत सामग्री के एक और बहुत दिलचस्प सिद्धांत की ओर ले जाता है, गेंची गेनबुत्सु, जिसका अर्थ है जाओ और देखो। गो एंड सी। ये प्रबंधन का एक बहुत ही व्यवहारिक तरीका है। अक्सर बड़ी कंपनियों में क्या होता है, अधिकारी अपने कमरों में बैठते हैं, स्प्रेडशीट्स, रंगीन चार्ट्स और पावर पॉइंट प्रेजेंटेशंस देखते हैं और वहीं से करोड़ों के फैसले ले लेते हैं। बिल्कुल। लेकिन टोयोटा की फिलॉसफी कहती है कि डेटा आपको केवल ये बता सकता है कि क्या हुआ है, लेकिन वो ये कभी नहीं बता सकता कि क्यों हुआ है। मतलब क्यों जाने के लिए आपको डेटा से बाहर आना होगा? हाँ, असली हकीकत सिर्फ उस जगह पर जाकर ही समझी जा सकती है जहाँ काम वास्तव में हो रहा है, जिसे वे जापानी में गेम्बा कहते हैं। इस सिद्धांत को समझने के लिए हमारे नोट्स में एक बहुत ही मशहूर कहानी का जिक्र है जो मुझे व्यक्तिगत रूप से बहुत पसंद आई। वो सियाना मिनीवैन वाली कहानी। हाँ, बिल्कुल। ये टोयोटा की सियाना मिनीवैन के बारे में है। जब वे उत्तरी अमेरिका के बाजार के लिए इस वैन को डिजाइन कर रहे थे तो उनके मुख्य इंजीनियर ने सिर्फ बाजार अनुसंधान रिपोर्टों पर भरोसा
नहीं किया। हाँ, उन्होंने जो किया वो गेंची गेनवुत्सु का सबसे उत्कृष्ट उदाहरण है। उन्होंने उस मिनी वैन को लिया और अमेरिका के सभी 50 राज्यों में खुद उसे चला के देखा। वो हजारों मील तक उस वैन में घूमे। उनका उद्देश्य ये समझना था कि एक अमेरिकी परिवार वास्तव में मिनी वैन का उपयोग कैसे करता है। और जब आप खुद उस स्थिति में होते हैं तब आपको वे बारीकियां दिखती हैं जो किसी डेटा शीट में कभी नहीं आ सकती। सही बात है। जब आप डेस्क पर बैठते हैं तो आप सोच सकते हैं कि वैन की गति बढ़ानी है या इंजन की शक्ति, लेकिन जब वो इंजीनियर खुद उस वैन में घूमा तो उसने देखा कि अमेरिकी परिवार लंबी रोड ट्रिप पर जाते हैं। हाँ, वो लोग बहुत ट्रैवल करते हैं। बच्चे पीछे बैठते हैं, वे वहीं खाते पीते हैं, गाड़ी के अंदर खाने पीने का सामान बिखरता है। तो उन्हें एहसास हुआ कि इस बाजार के लिए शायद इंजन की हॉर्स पावर से ज्यादा महत्वपूर्ण ये है कि वैन में बहुत सारे कप होल्डर्स हों, जगह जगह सामान रखने की सुविधा हो और गाड़ी के अंदर की जगह को साफ करना आसान हो। और यही वो इंसाइट है जो सिर्फ जमीन पर उतरकर ही हासिल की जा सकती है। जब आपके फैसले इस तरह की गहरी समझ पर आधारित होते हैं ना, तो उनका सफल होना लगभग तय होता है। लेकिन क्या इतनी गहराई से जांच करने और हर चीज को खुद जाकर देखने में बहुत ज्यादा समय नहीं लगता? लगता तो है। आज की तेजी से बदलती दुनिया में जहां स्टार्टअप्स मूव फास्ट एंड ब्रेक थिंग्स के मंत्र पर चलते हैं, वहां इतना समय लेना क्या कंपनी को पीछे नहीं धकेल देगा? ये एक बहुत ही जायज चिंता है, लेकिन टोयोटा की निर्णय लेने की प्रक्रिया, जिसे वे नेमा राशि कहते हैं, वो भी बहुत दिलचस्प है। वे फैसला लेने में सचमुच बहुत समय लगाते हैं। अच्छा। हाँ, वे हर संभव विकल्प पर विचार करते हैं, हर उस व्यक्ति से बात करते हैं जिस पर उस फैसले का असर पड़ने वाला है। वे धीरे धीरे आम सहमति बनाते हैं, जो कि बहुत उबाऊ और धीमा लग सकता है किसी को भी। लग सकता है, लेकिन इसका असली फायदा तब दिखता है जब फैसले को लागू करने की बारी आती है। चूंकि उन्होंने पहले ही हर संभावित समस्या पर विचार कर लिया है और सबको साथ ले लिया है, इसलिए जब वे उस पर अमल करते हैं तो वो बिजली की गति से होता है। फास्ट एग्जीक्यूशन। ये तो कछुए और खरगोश की कहानी का एक नया रूप हो गया। वो कैसे? खरगोश जल्दी फैसला लेकर दौड़ पड़ता है, लेकिन रास्ते में 100 गलतियां करता है और उन्हें सुधारने में बार बार रुक जाता है, जबकि कछुआ पूरा रास्ता नापकर एक ही बार में लगातार चलता है और जीत जाता है। बिल्कुल सही। ये मुझे वापस उसी बिंदु पर लाता है जहां से हमने ये पूरी चर्चा शुरू की थी, सिस्टम बनाम हीरो। अगर आप इन सभी चीजों को एक साथ जोड़कर देखें, लॉन्ग टर्म थिंकिंग, मुडा को हटाना, एंड ऑन कॉर्ड और गेंची गेनबुत्सु, तो ये स्पष्ट हो जाता है कि ये पूरा का पूरा एक ऐसा इकोसिस्टम है जो किसी एक जीनियस व्यक्ति पर निर्भर बिल्कुल नहीं है। और यही इसकी सबसे बड़ी ताकत है। मान लीजिए किसी कंपनी का वो सुपर हीरो फाउंडर किसी दिन कंपनी छोड़ दे या उसकी सोच पुरानी पड़ जाए, तो पूरी कंपनी ताश के पत्तों की तरह ढह सकती है। हाँ, ऐसा कई बार हुआ भी है इतिहास में। लेकिन एक ऐसा सिस्टम जहां हर दिन हजारों कर्मचारी छोटे छोटे सुधार कर रहे हैं, जहां समस्याएं तुरंत पकड़ी जा रही हैं, वो सिस्टम किसी एक व्यक्ति के जाने से कभी नहीं रुकेगा। कभी नहीं। एक सुपर हीरो ठग सकता है, लेकिन एक बेहतरीन संस्कृति और सिस्टम कभी नहीं थकता। ये सचमुच एक बहुत ही शक्तिशाली विचार है। और सबसे खूबसूरत बात यह है कि ये दर्शन केवल बड़ी कार फैक्ट्रियों या कॉरपोरेट बोर्डरूम तक ही सीमित नहीं है। इन सिद्धांतों को बहुत आसानी से रोजमर्रा के व्यक्तिगत जीवन में भी उतारा जा सकता है। ये एकदम सही बात है। अगर हम इस पूरी विस्तृत चर्चा के सार को अपने जीवन में लागू करें, तो ये हमें ये सोचने पर मजबूर करता है कि हम अपनी ऊर्जा आखिर कहाँ लगा रहे हैं। बहुत गहरी बात है ये। हम भी अक्सर अपनी जिंदगी में किसी बड़े जादू या किसी सुपर हीरो के आने का इंतजार करते हैं, जो हमारी सारी परेशानियां दूर कर देगा। हम एक ही दिन में सब कुछ बदल देना चाहते हैं, लेकिन टोयोटा का दर्शन हमें सिखाता है कि इंटेंसिटी या अचानक आए जोश के मुकाबले कंसिस्टेंसी यानी निरंतरता हमेशा जीतती है। बिल्कुल। हम अपने दैनिक जीवन में भी मुडा यानी बर्बादी को पहचान सकते हैं। हाँ, वो मानसिक मुडा भी हो सकता है। या हमारे काम करने के तरीके में कोई ऐसा फ्रिक्शन जो हमें बिना बात थका देता है। हम अपने खुद के छोटे छोटे काइजन लागू कर सकते हैं। ये एक बहुत ही शानदार नजरिया है। इस स्रोत सामग्री की गहराई में जाने के बाद जो लोग इस वक्त सुन रहे हैं, इस विचार मंथन से एक बहुत ही दिलचस्प और विचारणीय प्रश्न उभर कर आता है। वो क्या? जरा कल्पना कीजिए कि हमारी जिंदगी का वो कौन सा एक छोटा सा हिस्सा है, शायद हमारे काम करने का तरीका, हमारी फिटनेस रूटीन या हमारे रिश्ते, जिसे हम अपनी एक निजी टोयोटा फैक्ट्री मान सकते हैं। सोचना पड़ेगा इस पर। अगर कल सुबह उठते ही हम किसी चमत्कार का इंतजार करने के बजाय सिर्फ उस एक छोटे से हिस्से में क्वालिटी फर्स्ट और निरंतर सुधार यानी काइजन लागू कर दें,
तो क्या हर दिन का वो 1% का छोटा सा सुधार अगले 5 या 10 सालों में हमें उस मुकाम पर नहीं ले जाएगा जिसकी हमने आज शायद कल्पना भी नहीं की है? ये तो तय है कि ले जाएगा। तो इस पूरी चर्चा को समेटते हुए खुद से पूछने वाला सबसे अहम सवाल यही है कि आज हमारे जीवन के सिस्टम में वो कौन सा सबसे बड़ा मूड़ा या कचरा है जिसे हम कल सुबह ही हमेशा के लिए बाहर निकाल सकते हैं।